तो लोकसभा चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले नक्सलियों और आतंकियों ने सुरक्षा बलों को चुनौती दी है, ललकारा है। दंतेवाड़ा में जहां बीजेपी नेता की नक्सलियों ने हत्या कर दी, तो वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों ने आरएसएस के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है और इसीलिए बड़ी बहस में जो आज के सवाल है वो जानने जरूरी है। नक्सली और आतंकी हमले आखिर देश कब तक बर्दाश्त करेगा? अब की बार क्या आतंकियों और नक्सलियों पर दोहरा वार होगा? लाल सलाम के नाम पर आखिरकार ये खूनी खेल कब तक चलता रहेगा? गणतंत्र के साथ बारूदी बुद्धिजीवियों का हाथ है क्या? और चुनाव से पहले नक्सली और आतंकी हमले पर सियासत क्यों हो रही है? कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता देते हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, आरएसएस बिचारा गीता भट्ट हमारे साथ जुड़ रही हैं और पीके मिश्रा रिटायर्ड एडीजी बीएसएफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मेरा प्रेम शुक्ला आपसे है। देश के दो सबसे बड़े दुश्मन यानी कि आतंकवादी और नक्सलियों ने एक तरीके से भारत को चुनौती दी है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लेकिन क्या आज ये वक्त नहीं आ गया है कि सवाल पूछा जाए कि आतंकियों और नक्सलियों पर काबू पाने के साथ साथ उन लोगों को, उन नेताओं को, उन पार्टियों को भी बेनकाब किया जाए जो इस तरह के हमलों के खिलाफ नहीं बोलते हैं, जो इनकी निंदा नहीं करते हैं, जो बुरहान वानी के मारे जाने पर तो हल्ला हंगामा करते हैं, जो अर्बन नक्सलियों पर कार्रवाई पर तो हल्ला हंगामा करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जब एक आरएसएस नेता की हत्या हो जाती है, जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मार दिया जाता है, उस वक्त उनकी जुबान सिल जाती है। क्या ऐसे लोगों को अब बेनकाब करने का वक्त आ गया है? स्वाभाविक तौर पर विशाल जी आप जो बात कह रहे हैं, बेनकाब करना और इनके खिलाफ कार्रवाई करना, ये राष्ट्र की प्राथमिकता है। और इस अकेली भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी है जिसने नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने का संकल्प लिया और 5 वर्षों के कार्यकाल में 90% क्षेत्रों से नक्सलवाद को समाप्त कर दिया। लेकिन 10% आज भी नक्सलवाद का गर्भगृह बस्तर में, और उस बस्तर में उसको राजनीतिक संरक्षण देने का कुकर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसी तरह से जम्मू एवं कश्मीर में 2.5 जिलों में आतंकवाद को सीमित कर दिया है, 2.5 जिलों में सिर्फ। लेकिन उन 2.5 जिलों में भी आतंकवाद को समर्थन देने का काम और उसको वैश्विक स्तर पर उसके लिए सहानुभूति बटोरने का दुष्कर्म करने वाले कांग्रेस के नेतृत्व वाले पीडीपी हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। जो पार्टियां बुरहान वानी के साथ खड़ी हो जाती हैं, जो पार्टियां नक्सलवादियों को सपोर्ट करने वाले अर्बन नक्सल्स के साथ खड़ी हो जाती हैं, जब भारत की पुलिस या भारत की सेना या भारत के पैरामिलिट्री फोर्सेज जब नक्सलियों के खिलाफ, अर्बन माओइस्ट के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई करते हैं, तो न केवल नक्सलवादियों के समर्थन में बयान खड़ा होता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक नक्सलवादियों को, आतंकवादियों को बचाने के लिए। लेकिन प्रेम शुक्ला, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी? क्योंकि राहुल गांधी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार आपने भी चलाई, लेकिन आतंकवाद का दंश वैसे ही भारत झेल रहा है। छत्तीसगढ़ में एक लंबे वक्त तक 15 साल तक आपने सरकार चलाई, लेकिन नक्सलवाद का दंश भी हम वैसे ही झेल रहे हैं। हम उन लोगों को तो बेनकाब करेंगे जो उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको भी इसकी जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं लेनी होगी। ये घटनाएं रुकी नहीं है जी। नहीं देखिए, निश्चित जब कोई एक भी निर्दोष नागरिक का कहीं पर भी किसी भी आतंकवादी या नक्सली घटना में हत्या की जाती है, तो राज्य उसके लिए उत्तरदायी है और राज्य का नेतृत्व करने के लिए हम उत्तरदायित्व से भाग नहीं रहे हैं। लेकिन हम उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए किस तरह से कश्मीर की घाटी में आतंकवाद को 2.5 जिलों में समेट दिया, किस तरह से आतंकवाद की जननी जमाते इस्लामी के नेताओं को जेल में डाल दिया, किस तरह से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों को पूरी तरह से नालबंदी की गई, किस तरह से नक्सलवाद को 90% समाप्त कर दिया गया। लेकिन जो 10% बचा उसको भी समाप्त करने का हमारा संकल्प है। लेकिन जब एक कोई लोकतंत्र की व्यवस्था में कोई राजनीतिक इकोसिस्टम नक्सलवाद के, माओवाद के समर्थन में सर्वोच्च न्यायालय तक खड़ा होता है, जब नक्सलवाद माओवाद के खिलाफ वैश्विक मंचों पर खड़ा होता है, जब नक्सलवाद माओवाद के समर्थन में और आतंकवाद के समर्थन में, जिहादी शक्तियों के समर्थन में नंगा नाच करती है कांग्रेस पार्टी, तो उसको बेनकाब करने का भी हमारा दायित्व है। एक राष्ट्र के रूप में हर तरह की अपराध सर वही बेनकाब करने का काम आज कर रहे हैं अब्दुल रज़ाक खान। हमारा दायित्व, अब्दुल रज़ाक खान, संकल्प हम पूरा करें। आतंकवादियों और नक्सलवादियों से लड़ाई तो लगातार जारी थी, जारी है और जारी रहेगी जब तक कि इनका खात्मा नहीं कर दिया जाता है। लेकिन सवाल मेरा यह है कि उन पार्टियों का, उन नेताओं का क्या किया जाए जो आतंकवाद के खिलाफ बयान नहीं देते हैं, जो नक्सलवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं? उनका क्या किया जाए जो बुरहान वानी की मौत पर हंगामा कर देते हैं, अर्बन नक्सलियों पर जब कार्रवाई होती है तो हंगामा कर देते हैं, लेकिन
जब जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आरएसएस के नेता की हत्या हो जाती है, या छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मार दिया जाता है, तब उनकी जुबान सिल जाती है। क्या वक्त नहीं है कि उनको भी बेनकाब किया जाए? विशाल जी, 2010 से लेकर आज तक तकरीबन 1000 सैनिक शहीद हुए हैं सिर्फ नक्सल रिलेटेड हमलों से। देखिए, दांतेवाड़ा का वो हमला कौन भूल सकता है, जिसमें कांग्रेस के पूरी की पूरी टॉप ब्रास निकल गई थी, स्टेट टॉप ब्रास छत्तीसगढ़ की। नक्सली प्रॉब्लम कोई आज का नया प्रॉब्लम नहीं है। अप्रैल 2010 दंतेवाड़ा का हमला, उसके बाद मई 2013 दरबावाली, बुरकपाल 2017, 15 मार्च 2007 रवि बोदली, बीजापुर 55 जवान शहीद हुए थे। अर्बन नक्सलियों पर कार्रवाई जब होती है तो हंगामा क्यों होता है? देखिए विशाल जी, ये पैसा उन तक ऐसे ही तो नहीं पहुंच रहा ना। शहरों में बैठे कुछ बुद्धिजीवी हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। जब उन पर कार्रवाई होती है तो लोगों को मिर्ची लग जाती है। पर राजनीति करना छोड़े। केंद्र सरकार की राजनीति की वजह से ऐसे हमले हुए हैं। जो कल शहीद हुए बीजेपी के विधायक, जाने से पहले उन्होंने कहा कि ये इलाके का हर एक आदमी को मैं जानता हूं, ये मेरा इलाका है। देखिए, वो गर्व की बात है। फिर भी अगर नक्सल हमला हुआ है तो इसे कांग्रेस पार्टी पर आप मत ठोकिए। सिर्फ 4 महीने पुरानी हमारी पार्टी है। इससे पहले 15 साल रमन सिंह जी क्या कर रहे थे? बिल्कुल ठीक बात है सर। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में कभी राज नहीं किया। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी सत्ता में नहीं है। सही बात है ना ये? अरे जी, बीजेपी वाले तो कांग्रेस पर सर राजनीति करने का वक्त नहीं है। सवाल यह है कि आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ और नक्सलवादियों के खिलाफ जुबान सिल क्यों जाती है? वही जुबान जो बुरहान वानी की मौत पर हंगामा कर देती है, जो अर्बन नक्सलियों पर कार्रवाई पर हंगामा कर देती है। ये मानव अधिकार का मुखौटा पहनकर जब कार्रवाई होती है तो इनको बचाने कौन पहुंच जाता है? तो कार्रवाई होती है तो ठीक तरह से कार्रवाई होना चाहिए। आप इंटेलेक्चुअल्स को, ऑथर्स को, जो भी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए उठ खड़ा हुआ, उन सभी के ऊपर, अरे देख लीजिए जिस तरीके से इन लोगों ने सीबीआई रेड करवा रहे हैं, पूरे देश भर में सीबीआई रेड करवा रहे हैं सिर्फ ऑपोजिशन पर। इसका मतलब क्या बीजेपी का कोई नेता गलत नहीं है? एक रेड बता दीजिए बीजेपी के। सर, अगर आपको लगता है कि कोई नेता गलत है तो इस देश की जुडिशरी पर विश्वास कीजिए, सबूत लेकर अदालत पहुंच जाइए। इस तरह से होने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, गीता भट्ट हमारे साथ हैं। गीता भट्ट, उन लोगों को बेनकाब तो करना होगा जो आतंकवादियों के सिंपैथाइजर हैं, जो मानव अधिकारों का मुखौटा पहनकर अर्बन नक्सलियों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस तरह की घटनाएं, चाहे किसी का पार्टी का भी राज रहा हो, ये घटनाएं, ये दंश देश आज भी झेल रहा है। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कल जिस तरह ये बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो चंद्रकांत शर्मा जी का किश्तवाड़ में, जो आरएसएस के स्वयंसेवक थे, और वहां की सबसे बड़ी बात कि वहां की स्थानीय पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करते थे आतंकवादियों के खिलाफ, और वहां के सामाजिक कार्यों में पूरी तरह से जो है जुड़े हुए थे, उनकी जिस प्रकार से निर्मम हत्या हुई। और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, बहुत ही दुखद घटना है जिसका कि बड़ा मैं दुख से कहूंगी कि कल आप ही के चैनल पर छत्तीसगढ़ के एक मंत्री जुड़े थे और उन्होंने जिस तरह इन बातों का राजनीतिकरण, शोक व्यक्त करने के बजाय राजनीतिकरण करा गया, वो उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अगर आप इसका जो नक्सल, वामपंथी जो नक्सल विचारधारा है, इसका अगर आप 1970 के दशक से देखें तो ये जो विचारधारा है अपने आप में ही हमेशा ही खून से लथपथ रही है और मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि चारू मजूमदार और कानून सान्याल जिन लोगों ने इसकी शुरुआत करी, उनकी भी क्या हाल हुआ, ये हम सभी जानते हैं। राजनीतिक दल एक मत क्यों नहीं हो पाते? हम एक मत होकर क्यों इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करते? इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी विशाल जी। हमें नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इसमें राजनीति नहीं आ सकती है। उसका कारण है, उसका बिल्कुल कारण है विशाल जी, और उसका उदाहरण मैं आपको एक देना चाहूंगी। अगर आपको ध्यान हो, जिसी छत्तीसगढ़ में डॉक्टर विनायक सेन नाम के एक व्यक्ति थे, पढ़े लिखे, और उन्होंने वो जो एक काम करते थे, एक मीडिएटर का काम करते थे, जो बौद्धिक दुकानें शहरों में चलती हैं और जो वहां जो नक्सली जो लड़ते हैं उनके बीच में उनको सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वो प्रदान करते थे, और उनको जेल भी हुई। उसके बावजूद जो यूपीए की सरकार थी, उन्होंने उसको नेशनल एडवाइजरी काउंसिल का 2011 में उसका सदस्य बनाया दिया था। अब जब ऐसे विचारधारा से जुड़े हुए लोगों को अगर आप सरकार में योजना बनाने में, नीतियां बनाने में जब उनका आप भागीदारी कर देंगे,
तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ऐसी समस्या का, इतनी बड़ी समस्या का, जो हमारी आंतरिक सुरक्षा पे सबसे बड़ा आघात है, उसका कैसे निदान निकल सकता है? ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। और अभी इससे पहले रजाक जी 2010 याद कर रहे थे। मैं ठीक है गीता भट्ट, मैं आपके पास आऊंगा। कल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो घटना हुई, आरएसएस के नेता पर जिस तरह से हमला किया गया, 2 लोगों की जान चली गई। राजू केरनी हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। राजू केरनी, लोकसभा चुनाव से पहले और जम्मू कश्मीर में वैसे भी सुरक्षा बड़ी कड़ी होती है, ऐसे में आतंकियों का यहां पर आना, एक हेल्थ सेंटर में हमला कर देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए विशाल, ये अपने आप में एक बड़ी भारी घटना है, क्योंकि अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव, जब निकाय चुनाव हुए थे तो उससे भी ठीक पहले जो है परिहार बंधु जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। 5 महीने पहले की ये बात है। और उसके बाद जो है अब जो 18 तारीख को यहाँ पे जो है चुनाव होने वाले हैं, और उससे पहले इस तरीके से जो चंद्रकांत हैं इनकी हत्या की गई है। तो साफ जाहिर सी बात है कि मिलिटेंट्स की तरफ से ये इस इलाके के जो मिनॉरिटी वोटर्स हैं उनको टेरराइज करने की ये कोशिश जो है वो की गई है, जो कि पहले भी की जाती रही है। हालांकि जिस तरीके से घाटी में प्रेशर बढ़ा है, और ये जो किश्तवाड़ का इलाका है ये बिल्कुल अनंतनाग से जुड़ा हुआ इलाका है, और अनंतनाग में जिस तरीके से साउथ कश्मीर का इलाका है अनंतनाग का, जिस तरीके से वहां पे प्रेशर बिल्डअप हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन ऑल आउट के बाद से, और लगातार वहां पे मिलिटेंट मारे जा रहे हैं, तो प्रशासन को भी यह आशंका थी, सिक्योरिटी फोर्सेज को भी यह आशंका थी कि मिलिटेंट्स का जो है प्रेशर इस तरफ बढ़ेगा, क्योंकि ये इलाका बड़े सालों से जो है ये टेररिस्ट फ्री जो है घोषित कर दिया गया था। लेकिन पिछले नवंबर में घटना हुई, उसके बाद जैसा कि बता रहे हैं छोटी घटना नहीं है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा काफी कड़ी रहती है। ऐसे में भी अगर आतंकी वहां हेल्थ सेंटर में पहुंचकर हमला कर देते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। मैं पीके मिश्रा का रुख करना चाहूंगा। पीके मिश्रा साहब, आतंकवादियों पर और नक्सलियों पर कार्रवाई लगातार होती रहती है, इसमें कामयाबी भी मिलती रहती है, उसके बावजूद हम दंश इसका झेल रहे हैं। क्या कारण है कि कार्रवाइयों के बावजूद हमारे पॉलिटिकल क्लास में इसको लेकर एक मत नहीं, हम एक सहमति पर नहीं पहुंच पाते हैं? आतंकवादियों पर कार्रवाई होती है तो हम उसके सबूत मांगने लग जाते हैं। जब अर्बन नक्सलियों पर कार्रवाई होती है, ऐसे बुद्धिजीवियों पर कार्रवाई होती है जो मानव अधिकार का मुखौटा पहनकर यह काम कर रहे हैं, तब भी हम एक मत नहीं हो पाते उन पर कार्रवाई को लेकर। देखिए, यहां तो इलेक्शन के बाद बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी, मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना नहीं चाहता हूं। कुछ पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं कि सेडेशन चार्जेस जो 124 आईपीसी उसको हम रिपील कर देंगे। आप ये देखिए, जो किश्तवाड़ में अभी आरएसएस के सब इनके ऊपर, नेता के ऊपर अटैक हुआ, वो शहीद हो गए, और अभी जो हमारा एमएलए जो है दांतीवाड़ा का वो शहीद हो गए। कांकेर एरिया में अभी 4 बीएसएफ के जवान शहीद हो गए, उसके पहले सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। ये सबको देखते हुए पता लगता है कि इलेक्शन से पहले ये आतंकवादी और नक्सलाइट्स ये जरूर सोचते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है हमारा कंट्री का, उसको वो उथल पुथल करेंगे और प्रेशर टैक्टिक्स बनाएंगे कि कोई भी डर के मारे वोट देने ना जाए। और ये पता है कि नक्सलाइट्स जो है वो हारे हुए थे। अब फिलहाल छत्तीसगढ़ वो एक स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नक्सल अटैक होता है, और साउथ कश्मीर वो जगह है जहां पर अभी भी आतंकवादी बहुत सुदृढ़ हैं। हमें पता है कि उनके खिलाफ में एक्शन होना बहुत जरूरी है। मैं ये बताता हूं पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ये आतंकवाद के खिलाफ में, नक्सलाइट्स के खिलाफ में एक मत रहिए, इकट्ठा हो जाइए। दूसरे के ऊपर अमीर हैदर जैदी भी हमारे साथ हैं। जो बात पीके मिश्रा कह रहे हैं, अमीर हैदर जैदी के सामने वही सवाल रखना चाहता हूं कि कार्रवाई तो होती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि हमारे राजनीतिक दल एक मत क्यों नहीं है इन कार्रवाइयों को लेकर? बिल्कुल होना चाहिए। जैदी साहब, हमने सुना था नोटबंदी में हमने सुना था नोटबंदी के अंदर जितने आतंकवादी हैं, नक्सलवादी हैं, सब समाप्त हो गए। हमने ये भी चौकीदार फिर चौकीदारी करके करा, सवाल चौकीदार से पूछना चाहिए, चलिए मत पूछिए। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी नेता के घर से हथियारों का जखीरा निकलता है, उसे भी सर फिर आप राजनीति पर आ गए ना। अभी ने वही तो मेरा सवाल था कि इस देश का राजनीतिक दल एक मत क्यों नहीं है? आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर सबूत मांगते हैं, अर्बन नक्सलियों पर कार्रवाई होती है तो उस पर भी सहमति नहीं बन पाती है। इस तरह की राजनीति अगर चलती रही तो बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, आप बाकी दलों पर, बाकी दल आप पर आरोप लगाते रहेंगे। इसी बात को देखकर तो आतंकी खुश हो रहे हैं ना, नक्सली इसी को देखकर तो खुश हो रहे हैं। आप सुनिए, सुनेंगे क्या करेंगे? जी फरमाइए। सुनिए ना,
आप जैसे 2-4 पत्रकार और हो जाए, नक्सलवादी आतंकवादियों की जरूरत नहीं है देश को बर्बाद करने के लिए। सर, हम किसके साथ खड़े हैं? आप नक्सलियों के साथ खड़े हैं, आप आतंकियों के साथ खड़े हैं, या फिर इनके खिलाफ सवाल उठाने वालों के खिलाफ खड़े हैं? पत्रकारों पर सवाल उठाना बहुत आसान है, क्योंकि आतंकियों और नक्सलियों के समर्थन में खड़ा होना है। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, आपके इस तरह के बयान ये बताते हैं कि आप खुद आतंकियों और नक्सलियों के साथ खड़े हैं, उनके हमदर्द हैं, तभी पत्रकारों पर सवाल उठाते हैं। जो आपको बुलाकर अपनी बात रखने का मौका देते हैं, ऐसे पत्रकारों पर सवाल उठाना बहुत आसान हो जाता है। प्रेम शुक्ला, बात क्या रखे नक्सलवादियों के टुकड़ों पर? सर, सवाल इनसे ये पूछा जाता है कि राजनीतिक दल एकमत क्यों नहीं है? ये कहते हैं पत्रकार अगर ऐसे और हो जाए तो आतंकियों और नक्सलियों के साथ रखेंगे। आतंकवादी लगते हैं, सवाल किस पर उठाना है और सवाल किस पर उठा रहे हैं? लगते हैं आतंकवादी, जिहादी इनको बहुत मासूम लगते हैं, पत्रकार इनको आतंकवादी लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, आपकी सोच इन बयानों के जरिए जाहिर हो जाती है। उनके चरण चाटने का दुष्कर्म करते हैं संगठन। ये जो है आतंकवादियों नक्सलवादियों के टुकड़ों पर पलने वाली टुकड़े गैंग के टुकड़ों पर जीने वाले जैदी जी, आपको शर्म आनी चाहिए कि आप पत्रकारिता के स्तंभ पर हमला करने में आपको शर्म नहीं आती है, और नक्सलवादियों के खिलाफ बोलने की आपकी हिम्मत नहीं होती है। नक्सलवादियों के चाटुकार, नक्सलवादियों के चमचे, आपकी चमचागिरी से देश और आपको सबक सिखाएगा। आप जो है माइक्रो पार्टी हो गए हैं, आप राजनीति के अमीबा होकर रहे हैं। आसाम के अंदर जो आपकी अमीबा से अभी 4 दिन पहले वो कौन थे? नक्सलवादियों के चाटुकार, चीखो मत। नक्सलवादियों के टुकड़ों पर पलने वाले टुकड़े गैंग के चाटुकार, चीखो मत। अगर तुम आप जो है इस देश की संप्रभुता पर हमला करने वालों की चाटुकारिता बंद कर दो। कमाल की बात यही है अमीर हैदर ज़ैदी साहब, किस देश के राजनीतिक दलों में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर, नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक मत नहीं है, और सवाल उठाने वालों को ही दुश्मन बता दिया जाता है। चर्चा हमारी जारी रहेगी, फौरन हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ।